Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So finally, we are at the test paper analysis of the chapter. It was a lengthy chapter. It was an interesting and exciting chapter. ये आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से सीखें, खास करके आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपने यकीन मानो, अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से सीखा है ना, एंड ये टेस्ट पेपर भी अगर आप शिद्दत से दे रहे हो, दोनों के दोनों, जिसके आ रहा है वो भी, जिसके नहीं आ रहा है वो भी, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर में जो जो हमने सीखा है उससे बाहर एक क्वेश्चन भी दिखाई देगा। दिस इज माई प्रॉमिस। बट अगर आपने ढंग से सीखा है तो ठीक है। चलो एनीवेज, अभी अपन टेस्ट पेपर एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। सो देर आर इन ऑल 10 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चंस भी ऑप्शनल। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स एवरीथिंग। तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये पूरा चैप्टर मैं क्या कहता हूँ, अगर ये 10-20 क्वेश्चन जितने भी, ये पूरा अगर टेस्ट पेपर कोई दे ले अच्छे से, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो, इंक्लूडिंग द मिसलेनियस पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। एक प्लेन है, एक पॉइंट है, बीच की दूरी निकालनी है। अब जब कुछ भी नहीं देता है तो फिर परपेंडिकुलर दूरी है, शॉर्टेस्ट दूरी होती है। लेकिन देखो, इसने दो चीजें दे दी, एक तो परपेंडिकुलर दूरी, तो ये तो आपका जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया जैसे निकालते थे। लेकिन दूसरा जो पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसको देखेंगे। अगर वो कुछ भी नहीं कहता तो फिर पहला पार्ट है, ठीक है, पर इसने दोनों कह दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लेट्स से इसका एक रफ डायग्राम बनाए। सो एक प्लेन बनाना है, एक पॉइंट बनाना है, एक प्लेन बनाना है और एक पॉइंट बनाना है। दिस इज द प्लेन। अब स्टेप्स नहीं लिखेंगे अभी अपन इसमें, ऑब्वियसली, ठीक है। अपन शॉर्ट में सॉल्यूशन पार्ट पे ध्यान देंगे, ओके ना, चलेगा ना। ये प्लेन, और प्लेन की इक्वेशन गिवन है। प्लेन पाए ले लेता हूं मैं। प्लेन पाए की इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई प्लस जेड। सुपर पहले अटक गया क्या? हम्म, x - y प्लस जेड इक्वल टू 5। दिस इज द प्लेन की इक्वेशन गिवन। अब इस प्लेन की इक्वेशन से लगे हाथ ए बी सी भी निकाल लेते हैं। तो यू कैन सी ए का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और ये डी। तो बताओ यहाँ से ए क्या निकला 1, बी क्या निकला -1, सी क्या निकला 1, और डी क्या निकल गया 5। तो ये प्लेन की इंफॉर्मेशन से हमने ये सब निकाली। ये तो लो, डिस्ट्रीब्यूट तो करो। ये प्लेन की इंफॉर्मेशन से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली। अब एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट इज दिस। मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने ए। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2, 3। क्या हुआ? 1, -2, 3। अब इस प्लेन से पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, इस पॉइंट से पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं। अच्छा, जो पॉइंट गिवन होता है उसको हम क्या लेते हैं, x1 y1 z1। तो ये x1, ये y1, ये z1, ठीक है ना भाई। अब इस पॉइंट से इस प्लेन की दूरी चाहिए, पहला टाइप है परपेंडिकुलर दूरी चाहिए। और वैसे भी जब कुछ भी नहीं कहता है तो मैं पहला टाइप ही कंसीडर करता हूँ परपेंडिकुलर दूरी। दैट मीन्स ये वाली दूरी परपेंडिकुलर दूरी यही होगी जो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी उसको, ये दूरी चाहिए। ये दूरी को हम डी ले लेते थे, याद है। और डिस्टेंस डी कैसे निकालते हैं बोलो, फॉर्मूला a(x1), वेरी गुड, प्लस b(y1) प्लस c(z1) माइनस डी, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय a² b² c² का रूट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है पहले क्वेश्चन के लिए, मेशर्ड परपेंडिकुलर के लिए। तो चलो a(x1) यानी कि 1 × 1, 1 a(x1) b(y1), समझ गए। तो 1 × 1, आगे बढ़ो, प्लस -1 × -2, ठीक है, प्लस आगे बढ़ो 1 × 3 cz1 करेंगे तो माइनस डी, डी यानी कि 5, और इसका मॉड्यूलस इसको नीचे लिख देता हूँ मैं। ये है नीचे x1 y1 z1, ठीक है, ये है हमारे x1 y1 z1, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय रूट किसका करेंगे, ए बी सी का होल स्क्वायर का सम का रूट है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का सम का रूट, डन। करें सॉल्व। तो 1 × 1 1, +2 +3
-5 डिवाइडेड बाय इधर √3 आ गया, तो 1 + 2 यानी 3 + 3 6। ठीक है ना, मॉडुलस पे लगा देता हूँ एक बार के लिए। हाँ, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 - 5 1, सो इट इज लाइक 1/√3 यूनिट्स। डन। पहला पार्ट सॉल्व वेरी इजीली। पहला पार्ट तो इज लाइक बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, प्लेन गिवन है और आपको साथ के साथ पॉइंट भी गिवन है। कैसे इतनी ज्यादा तबीयत खराब कर रखी है? हम्म। पता नहीं, व्हेन एग्जाम्स आर नियर तो आपको पता करना है। हम्म। हम्म। हाँ, तो वो ये वेक्टर फॉर्म वाला लगाया ना, लेकिन इधर फिर क्या किया? अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ए ए वेक्टर मतलब पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो i कैप -2j कैप + c कैप डॉट प्रोडक्ट, फिर n वेक्टर यहाँ से ले लिया, तो क्या लिया होगा? i कैप -j कैप + k कैप। ठीक है, और फिर -5 कर दिया। हाँ तो ठीक है, वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है चलो, 3 मार्क्स का है ना हर एक क्वेश्चन, हाँ तो 1.5। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व होता है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो कि हमको इस पॉइंट से दूरी तो चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। मेशर्ड पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन गिवन है, उसके पैरेलल पैरेलल उसके अलोंग चलते चलते जो दूरी बनती है वो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट हूँ, सामने दीवार पर एक लाइन मान लो, और यह दीवार एक प्लेन मान लो, तो मुझे अपने से इस दीवार की दूरी चाहिए, तो एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यूं नापूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे एक रॉड पड़ी है, ऐसे टेढ़ी एक रॉड पड़ी है, मैंने कहा रोड, इस रॉड के सहारे सहारे जाओ और फिर दीवार को टच करो, फिर देखो कितनी दूरी है। तो ये हो गई किसी लाइन के सहारे सहारे या लाइन के पैरेलल जाना, और ये हो गई परपेंडिकुलर जाना। समझ गए? तो अब सेकंड पार्ट है, एक लाइन बना दो कहीं पर भी जैसे भी तुम्हारी बन के आ रही है, और उसके पैरेलल आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। तो लेट्स से ये तो वो लाइन है, ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है, ये तो वो लाइन है एल जिसकी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, क्या इक्वेशन गिवन है? टेल मी। x/2 = y/3 = -z/6 है, तो उसको मैं z/-6 लिख दूं कन्वर्ट करके। ठीक है, अब यहां से x/2 y/3 z/-6 से हमको क्या मिलेगा? इसके एबीसी मिल जाएंगे लाइन के, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोस मिल जाएंगे, मतलब पैरेलल वेक्टर के। तो ये एक तरीके से ऐसे कर सकता हूं मैं कि ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू -6। ठीक है, ओके। अब इसके सहारे सहारे जाना है, तो इसके सहारे सहारे देखो, मैं उसी पॉइंट से दूरी देख रहा हूँ उस प्लेन की, लेकिन इसके सहारे सहारे यानी इससे पैरेलल। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? Like this। ये जो मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ इस लाइन के पैरेलल मेजर कर रहा हूँ। ठीक है ना, समझ आया? तो अब ये डिस्टेंस निकालनी है, तो सुनो ध्यान से, अब अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो और कोई चारा नहीं है। मान लो ये तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर था पी, लेकिन ये जब इस दीवार पे टकराएगा तो ये परपेंडिकुलर तरीके से थोड़ा ना टकराएगा। बोलो, ये तो कुछ भी एंगल बना सकता है ना प्लेन से। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये तो जाके परपेंडिकुलर टकराएगा प्लेन से, लेकिन जब मैं पैरेलल जा रहा हूँ किसी लाइन की किसी भी और एंगल पे जा रहा हूँ, तो वो पता नहीं कौन सा एंगल पे टकराएगा, पता नहीं है। तो उस जो जहां पे भी वो टकराएगा उसको बी ले लेंगे। ठीक है, अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपके पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हैं ही सही, आप इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालो। तो अब आपका अगला काम है कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना। वो कैसे निकालते हैं सर? हमने कई बार किया है कि एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं ये अपन ने कई बार किया है, याद है? तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में अब पहले सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका पता है? पहले तो आप प्लेन की इक्वेशन लिख लो। प्लेन पाई की इक्वेशन बताओ क्या है? x - y + z = 5। फिर आप लाइन की इक्वेशन लिख लो। लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन एल, इसकी इक्वेशन क्या है? x/2 y/3 एंड z/-6। लेट से इस पॉइंट को हाल फिलहाल x2 y2 z2 मान लेते हैं। वैसे x1 y1 z1 मानते थे, लेकिन वो तो एक पॉइंट तो गिवन है ना, x1 y1 z1, तो इसलिए इसको x2 y2 z2 मान लिया अभी हाल फिलहाल के लिए। तो अब मैं ये वाला पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये लाइन पे भी लाया कर रहा है और प्लेन पे भी लाया कर रहा है, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं एक बार तो प्लेन की इक्वेशन में डाल देता हूँ उस पॉइंट को, तो क्या इक्वेशन बनेगी? x1 - y1 + z1 = 5। और एक बार प्लेन की इक्वेशन में डाल दूंगा, तो बोलो क्या इक्वेशन बनेगी? x1, अच्छा इसके आगे लेमडा भी तो लगाओ, =λ। जब अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो लेमडा ही तो है जो हेल्प करता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए।
एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1, जेड की जगह z1। ये सॉरी 1 1 नहीं, 2 2 2, 2 2 2 नॉट 1 1 1, 2 है ना। x2 y2 z2, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। स्टेप्स वगैरह आपको जब अपने क्लास में लिए तो लिखा था कि द पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, सो पुटिंग एक्स वाई जेड इक्वल टू x2 y2 z2 इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सिमिलरली अब लाइन की इक्वेशन में भी डालूं तो x2/2 इक्वल टू y2/3 इक्वल टू z2/-6 इक्वल टू लैम्डा। कैसे निकालते थे याद है? यहां से अपन x2 y2 z2 के निकाल लेंगे इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा, फिर उसको उधर पुट अप कर देंगे, लैम्डा सॉल्व हो जाएगा ना। तो यहाँ से x2 क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, यहाँ से y2 क्या हो जाएगा 3 लैम्डा, एंड यहाँ से z2 क्या हो जाएगा -6 लैम्डा। अब ये तीनों वैल्यूज को अपन ऊपर वाली इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, समझ आया? तो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो देखो क्या आएगा, x2 की जगह 2 लैम्डा माइनस y2 की जगह 3 लैम्डा और फिर प्लस z2 की जगह -6 लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 5। implies 2 lambda minus 3 lambda minus lambda minus 6 lambda minus 7 lambda equal to 5, it will give me lambda equal to -5/7। ये lambda equal to -5/7 वापस इसमें पुट अप कर दूं तो यहां से x2 y2 z2 एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। पहले लैम्डा की फॉर्म में था तो बताओ x2 तो क्या मिला, y2 क्या मिला और z2 क्या मिला। सो x2 विल बी लाइक 2 इंटू -5/7 यानी -10/7, बोलो। y2 विल बी लाइक 3 into lambda and -15/7 and z2 will be like 6 और 5 30/7। ओके ठीक है, यही आ रहे हैं, एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो पक्का। x2/2 y2/3 एंड z2/-6 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा -6 लैम्डा, इसको उधर पुटअप किया x-y+z में तो 2 लैम्डा -3 लैम्डा -6 लैम्डा। ठीक है ओके, अब इसको ये मिल गया मुझे x2 y2 z2। अब क्या निकालें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा लें। आपको इस पॉइंट से इस प्लेन की दूरी चाहिए तो वो बी पे जाके टकरा रहा है तो ए और बी के बीच की दूरी ही इस प्लेन और इस पॉइंट के बीच की दूरी होगी ना, होगी ए और बीच के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, आ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू, या D2 कह दो, ये जो D था इसको D1 कह दो, है ना। ये D1 तो था डिस्टेंस AP, अब जो आ रहा है वो आ रहा है डिस्टेंस AB या D2 कुछ भी कह लो, D2 कह लो या डिस्टेंस AB कह लो। फॉर्मूला सब जानते ही हैं, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का सम का रूट। ठीक है चलो, तो पुट द वैल्यूज। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, -10/7 में से 1 घटाओ, शॉर्ट में करो, -10/7 में से 1 घटाओ तो -17/7 का स्क्वायर और -17/7 का स्क्वायर, ये -17/7 बना, इसका स्क्वायर करेंगे तो -17 का स्क्वायर 289 और 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस आगे चलो y2 माइनस, ये तो हो गया एक पार्ट, y2 माइनस y1 करो, यानी y2 क्या है -15/7 और फिर -y1 करो, y1 क्या है -2 तो +2, तो 7 2 जा 14 तो -1/7। ठीक है, तो -1/7 का स्क्वायर करेंगे तो 1/49, लास्ट पार्ट करो, z2 माइनस z1 क्या है 30/7 माइनस z1 क्या है 3, तो 7 3 जा 21, तो 30 में से 21 गया तो 9। ठीक है, 9/7 का स्क्वायर करो, 81/49, इनका सम करके रूट करना है। सो 289 + 1 290, तो 298/49। ठीक है, ये किसी से कट रहा है क्या, पूरा पूरा कट रहा है? हम्म, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, 7 से देखो, 7 से भी नहीं कट रहा है, कटेगा किसी से बोलो, नहीं कटेगा। तो अच्छा 298 को फैक्टराइज करो, 298 को 2 से काटेंगे तो 149 और 149 किसी से कटता है, 149 किसी से भी नहीं कटता पक्का, 47 से,
47 3 जा कितना होता है? 143 होता है ना, 149 नहीं होता है, ठीक है। सो एनीवेज, तो फिर ये तो कटेगा ही नहीं, तो √298 डिवाइडेड बाय ये कट जाएगा 7 यूनिट्स। मैच करो आंसर, बाकी अगर कट रहा हो तो देख लेना, है ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आसान था, D1 वाला। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि पैरेलल टू द लाइन, तो फिर आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। आपको इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन जब परपेंडिकुलर नहीं पूछिए, किसी और एंगल से डिस्टेंस पूछिए, तो फिर आपको पास और कोई चारा नहीं है। एक पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा, एंड पॉइंट से पॉइंट की दूरी ही इस प्लेन और पॉइंट के बीच की दूरी होगी। पॉइंट निकालने का तरीका, लाइन की इक्वेशन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये पूरा तरीका है जो हमने बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस में अप्लाई किया। एक में रखो, एक में डालो, फिर दूसरे में रखो, लैम्डा सोल्व करो, वापस पहले में रखो, इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है। चले नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू द लाइन। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताओ जो दो पॉइंट से तो गुजर रहा है, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन की क्या है वो? पैरेलल। तो जब प्लेन दो पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है, जब प्लेन पाए जो है दो पॉइंट से गुजर रहा है, तो दो पॉइंट से तो गुजरने वाली कोई फॉर्म हमने सीखी नहीं है। हमने कौन कौन सी फॉर्म सीखी है बोलो? डिस्टेंस, पहली फॉर्म क्या थी? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन हो, नॉर्मल वेक्टर गिवन हो। दूसरी फॉर्म क्या थी? एक पॉइंट गिवन हो और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो। तीसरी पॉइंट क्या थी? तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इसको दूसरे वाले फॉर्म में सेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जिसमें एक पॉइंट गिवन होता था। तो सर इस तरह तो दो गिवन है, मैं कौन सा लूं? आप पहला वाला ले लो, हमेशा जिसका जिक्र पहले हो उसको आप ले लो। ठीक है, तो प्लेन पाई की इक्वेशन क्या बनती थी जब एक पॉइंट गिवन होता था? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू, ऑब्वियसली कार्टेशियन फॉर्म्स गिवन है तो मैं कार्टेशियन इक्वेशन बनाने की तरफ चलता हूँ, c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0, यही बनती थी। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ABC तो मुझे पता नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि ABC तो नॉर्मल वेक्टर है। लेकिन मेरे को एक पॉइंट जरूर गिवन है, तो मैं इसको पॉइंट A ले लेता हूँ और इसको हाल फिलहाल पॉइंट B ले लेता हूँ। मैं पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स डाल देता हूँ उधर हाल फिलहाल, ठीक है। तो x माइनस x1 यानी कि 2, b इंटू वाई माइनस माइनस 4 यानी y प्लस 4, और c इंटू जेड माइनस 0 करेंगे तो c z ही हो जाएगा, तो है ना, इक्वल टू 0। तो सर यहां तक तो बना ली प्लेन की इक्वेशन, बस अब एबीसी बता दो। एबीसी बता दो या एलिमिनेट कर दो, याद है, या तो एबीसी की वैल्यू बता दो या तीनों को ही एलिमिनेट कर दो। एक ही तरीका है, दो तरीके हैं मतलब। वो पॉइंट क्या काम आएगा? वो पॉइंट एबीसी निकालने के काम आएगा। वो पॉइंट क्या आएगा, अभी इस लाइन से, इस प्लेन को इस लाइन से पैरेलल करेंगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर हमको वो पॉइंट काम आएगा, अभी देखते हैं। ठीक है ना, यहां तक तो हो गया, बस अब मेरे को एबीसी चाहिए, है ना। अब एबीसी निकालने का के जो हमारे पास रास्ते हैं वो ये हैं कि एक प्लेन जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। लेट्स से ये प्लेन है, ये जो प्लेन है ये दो पॉइंट से पास हो रहा है। जैसे इसी के ऊपर बना देता हूँ प्लेन, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, ये लो, इन्हीं के ऊपर मैंने प्लेन बना दिया। ये इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, बताओ इससे और इससे। तो अगर ये इन दो पॉइंट से पास हो रहा है ए बी से, तो वेक्टर ए बी प्लेन के ऊपर लाया करेगा। वेक्टर ए बी प्लेन के ऊपर लाया करेगा, बोलो नहीं करेगा? तो मैं वेक्टर ए बी निकाल लेता हूं जो प्लेन के ऊपर लाया करेगा, और फिर ये इस लाइन से पैरेलल भी है, इस लाइन से पैरेलल भी है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी इस वेक्टर और इस वेक्टर की मदद से मैं इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकाल दूंगा, और वो नॉर्मल वेक्टर ही तो एबीसी है। कैसे निकालेंगे? जब दो वेक्टर्स प्लेन पे लाया कर रहे हैं, तो उनका नॉर्मल वेक्टर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। प्लेन पे मान लो एक वेक्टर ये लाया कर रहा है, एक वेक्टर मान लो ये लाया कर रहा है, तो अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों से बाहर निकलता हुआ नॉर्मल वेक्टर होगा, नहीं होगा? ठीक है, तो एक वेक्टर तो पॉइंट ए और बी से मिल गया, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट से। एक उसके वो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो उसकी जो डायरेक्शन वाला वेक्टर है वो भी प्लेन पे लाया करेगा ना। ठीक है ना, अब ये मानो इसके बाहर एक लाइन जा रही है, उसके बाहर एक लाइन जा रही है, ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल है, ठीक है। तो लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वेक्टर बी, वो उसको मैं पैरेलल सब्स्टिट्यूट करूं तो वो भी प्लेन पे फॉलो हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। तो उसका और इस वेक्टर ए बी का जो नॉर्मल वेक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वही इस प्लेन का क्या बनेगा, नॉर्मल वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने के बाद सरल है, बस ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स फाइंड वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे? वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से। तो 3 - 2 यानी कि 3
-2 टाइम्स आई कैप, बोलो आगे, -4 माइनस माइनस यानी +4 टाइम्स जे कैप, आगे बोलो, एंड 5 - 0 के कैप। डन। तो यहां से आ जाएगा ये सिंगल आई कैप, ये 0 जे कैप, 5 के कैप। ओके फाइन। अब ये वेक्टर ए बी, और अब लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। नाउ लाइन लाइन एल की इक्वेशन है, उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। लाइन एल कहीं पे भी यहाँ से पास हो रही है, पैरेलल है इसके, है ना, लाइन एल कहीं ना कहीं पैरेलल है। ठीक है, क्या इक्वेशन गिवन है उसकी बोलना। 2x बराबर 3y बराबर 4z। 2x बराबर 3y बराबर 4z। इस फॉर्म में पसंद आ रही है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं आ रही इस फॉर्म में। लाइन कैसे पसंद आती है? समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग। तो 2 3 4 का एलसीएम ले लो, उससे डिवाइड करा दो। 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा। तो 2x को 12 से डिवाइड कराएंगे तो x/6, 3y को 12 से डिवाइड कराएंगे तो y/4, और 4z को 12 से डिवाइड कराएंगे तो z/3। अब पसंद आई? अब 6 4 3 इसका पैरेलल वेक्टर मिल गए। ठीक है ना। चलो लाइन एल, ये सारा काम इधर इधर लिख देता हूं मैं, अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्या इक्वेशन बनी मेरे पास? x/6 इक्वल टू y/4 इक्वल टू व्हाट? z/3। तो इस लाइन की इक्वेशन से मेरे को इस लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल चुका है, जिसको अपन वेक्टर बी बोलते हैं। क्या मिल चुका है? 6i कैप, 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ओके, ये पैरेलल वेक्टर मिल चुका है। अब इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर इस पॉइंट, इस वेक्टर ए बी और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही इसका नॉर्मल वेक्टर होगा, जो ए बी सी देगा उसमें पुटअप कर देंगे, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? सो नाउ नॉर्मल वेक्टर ऐसे लिख देंगे हम। नाउ इट इज गिवन दैट कि प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन। नाउ इट इज गिवन दैट प्लेन पाई इज पैरेलल टू लाइन एल। ठीक है। सो सो जो नॉर्मल वेक्टर आएगा आएगा वो इस वेक्टर ए बी और वेक्टर, ये जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा। निकाल लो कैसे मिलता है। तो वेक्टर ए बी लिख देता हूं मैं, कहाँ है? ये निकाला था हमने। ठीक है, वही 3/3 का डिटरमिनेंट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। i कैप, j कैप, k कैप। ए बी का वेक्टर क्या था? 1 0 5, और वेक्टर बी यहां से मिल गया 6 4 3। निकालें? चलो, तो ये गया ये गया, 0 0 5 4 जा 20, यानी -20 i कैप। देन ये जाएगा 3 3 - 30, 6 5 30, 3 - 30 -27, और एक माइनस और तो +27 j कैप। एंड देन लास्ट में के कैप निकालो, ये गया तो 4 4 - 0 4 k कैप। ये मिल गया मुझे नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर यानी यही तो है हमारे एबीसी। इसको मैं वापस इक्वेशन 1 में पुटअप कर दूंगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी, तो यहां से मैं पुटिंग पुटिंग दिस वेक्टर इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जो बनेगी वही मेरी प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? एक ही जगह क्या रख देंगे? -20। एक ही जगह रख दूंगा मैं -20 इंटू x - 2 था ही सही, प्लस बी की जगह क्या रख दूंगा मैं? 27 इंटू क्या था? y+4 था ही सही, और सी जेड करना था तो 4z हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करना है अभी, तो फुल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो -20x प्लस 40 प्लस 27y, 27 4 जा 108 प्लस 4z इज इक्वल टू 0। So it's like -20x प्लस 27y प्लस 4z। कॉन्स्टेंट टर्म दो है हमारे पास, 40 और 108 मिलके क्या बन गए? 148। 148 इज इक्वल टू 0। कटरा किसी से भी नहीं है, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहो, डी को उधर भेजना चाहो तो आपकी मर्जी। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। बताओ, आपने किया था अटेम्प्ट? x - 2 y+4 cz, यहाँ तक तो किया ही है। x - 2 i कैप। हम्म, ये क्या किया? ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, गलत है तो।
इसका आपने डॉट प्रोडक्ट क्यों किया उससे? इसका आपने डॉट प्रोडक्ट इससे क्यों किया, समझा नहीं मैं। देखो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है ना तो ऐसे कर सकते हो, देखो इधर हम एक कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि लाइन एल जो है इससे पैरेलल है, तो जो वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी भी नहीं, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है कौन होगा, वो ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट जीरो, ए आई कैप बी जे कैप, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, बोलो। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लाइन से क्या हो जाएगा, लाइन की डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, सिक्स आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां से एबीसी में एक इक्वेशन बनती है, क्या, सिक्स एक्स सिक्स ए प्लस फोर बी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो। लेकिन दूसरी नहीं बनती है ना, अगर एक और इक्वेशन बनने का काम चीज गिवन होती तो दो इक्वेशन बना के फिर ए की वैल्यू सी की फॉर्म में बी की वैल्यू सी की फॉर्म में और डायरेक्ट इधर पुटअप कर देते। ठीक है, बट दूसरी इक्वेशन बनने का चांस ही नहीं है, तो फिर ये करने का भी कोई फायदा नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन है शायद ऐसा ही कुछ जिसमें अपन ये काम करेंगे। उसमें दो इक्वेशन, उसमें क्या होता था, प्लेन दो प्लेन से परपेंडिकुलर होता था, याद है। प्लेन एक प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं होता था, पाई टू से भी परपेंडिकुलर होता था, पाई थ्री से भी परपेंडिकुलर होता था, तो दो इक्वेशन बन जाती थी। यहाँ पे तो एक ही चीज से पैरेलल है, और प्लेन लाइन से पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, प्लेन टू लाइन उल्टा चलता था, पैरेलल केस में परपेंडिकुलर वाला कौन, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक ही गिवन है, तो इसलिए अपन डायरेक्ट उसका नॉर्मल वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, वो निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट से। वन मोर थिंग, कोई कहेगी सर मैं तो ए क्यों रखूं इसमें, मैं तो बी रखूंगा, तो आप चाहो तो रख देना, लेकिन फिर एग्जाम में आपकी रिस्क हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो मैथमेटिकली बात करें तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी रख सकते हो, मैथमेटिकली गलत नहीं है बी को रखना, लेकिन हमारे जो एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो हुआ है, जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें पहले पॉइंट को जिसका जिक्र पहला माना है उसी को रखा गया है, इसलिए मैंने भी उसी को। चलें, इसका सेकंड पार्ट किया किसी ने, सृष्टि ने सेकंड पार्ट किया है, शो दैट दीज लाइंस आर को प्लेनर। तो को प्लेनर प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ता है, तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो प्रूव करना होता है। ठीक है, देखो ये जो तीन वेक्टर, अगर दो लाइंस को प्लेनर है, लेट्स से ये एक लाइन L1, ठीक है, और एक लाइन L2, अगर ये को प्लेनर है तो क्या होगा, L1 से जो पैरेलल वेक्टर है B1, ठीक है, और L2 से जो पैरेलल वेक्टर है B2, B1 वेक्टर B2 वेक्टर, और एक ये लाइन जिस जिस पॉइंट से गुजर रही होगी, क्योंकि लाइन की इक्वेशन दो चीजों से डिफाइन होती है, एक तो जिस पॉइंट से वो गुजर रही है और जिससे वो पैरेलल है, तो जिस पॉइंट से गुजर रही होगी उस पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन करूंगा मैं, लेट से ये ए से गुजर रहा है, ये बी से गुजर रहा है, तो पॉइंट से पॉइंट जो करूँ ज्वाइन करूंगा, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये A2 माइनस A1 वेक्टर बनेगा। ये तीन वेक्टर इस लाइन इस प्लेन पे फॉल हो रहे हैं, और अगर तीन वेक्टर्स एक प्लेन पे फॉल हो रहे हैं, यानी तीन वेक्टर्स को प्लेनर हैं, तो इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। ये सीखा था अपन ने। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, एट, हाँ, को प्लेनर ही तो है, प्लेन नहीं दे रखा हो, दो लाइंस दे रखी हो, तो इसमें से तीन वेक्टर्स निकालो, एक वेक्टर तो इसका डायरेक्शन वेक्टर, दूसरा वेक्टर इसका डायरेक्शन वेक्टर, तीसरा वेक्टर A2 - A1 B2 - A1 C2, ये A2 - A1 तीसरा वेक्टर। अब ये तीन वेक्टर्स, अब लाइन को भूल जाओ, अब तीन वेक्टर्स हो गए। अब तीन वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं, जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है, तो चलो A2 - A1, पहले तो वेक्टर B1 और वेक्टर B2 निकाल लेते हैं, वो ज्यादा आसान है निकालना। जैसे ये हमारी लाइन L1 है, ठीक है, और ये हमारी लाइन L2 है। ओके, ठीक है, तो बस वैसे तो क्वेश्चन सरल है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अगर आपने घर पे बैठ के सॉल्व किया हो तो आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है और आपके उसका एग्जाम्पल ही है। ठीक है, तो अच्छा सॉल्व ही नहीं किया, मतलब देखा ही नहीं, हाँ एग्जाम्पल्स, तो ये एग्जाम्पल है भाई। हम्म, तो देखो क्या करेंगे हम, वेक्टर B1 कैसे निकालेंगे, दिस दिस दिस, ठीक है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ वेक्टर B1, बोलो। वेक्टर B1 कैसे निकालेंगे, इसको क्या पढ़ते हो, अल्फा माइनस ये क्या होता है, डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा ही बोलते हैं, डेल, हाँ डेल मतलब डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस अल्फा प्लस डेल्टा के कैप।
ये वेक्टर B1 वेक्टर B2 लाइन L2 से मिलेगा मुझे, इट विल बी लाइक बीटा माइनस गामा आई कैप। बस इसमें कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि ग्रीक लेटर्स यूज हो रहे हैं, बाकी और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। अभी अगर यहाँ पे नंबर्स होते हैं, इंग्लिश नंबर्स होते हैं, तो ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं दिखाई देता। ठीक है, बीटा प्लस गामा के कैप। तो ये वेक्टर B1 वेक्टर B2 मिल गया, तीन वेक्टर और चाहिए आपको। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस के कॉन्सेप्ट को कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना है। तो अभी दो लाइंस गिवन है, वहां से तीन वेक्टर्स निकाल लेंगे, वो तीनों वेक्टर्स भी उस प्लेन पे फॉलो होने चाहिए। ओके, तो दो वेक्टर्स ये तो प्लेन पे फॉलो होंगे होंगे, तीसरा A2 माइनस A1, तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। हाँ हाँ करना पड़ेगा, x माइनस समथिंग करना पड़ेगा, तो जब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा। इधर आ जाओ, ये तो चेंज किया किया है, इसको ब्रैकेट लगा दो बस। यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। इधर आओ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये करा कराया है, यहाँ पे जब ब्रैकेट लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब A2 माइनस A1 कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस, तो B माइनस सी माइनस ए माइनस माइनस टी, मतलब ऐसे। चलो करके बताते हैं, B माइनस सी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस डी, दिस मच ऑफ आई कैप। ठीक है, तो काफी लंबे छोटे चीजें आ रही है, पर है जो है, कुछ कर नहीं सकते हैं। आ जाओ, यहां से B माइनस ए हो जाएगा सिंपली, B माइनस ए टाइम्स जे कैप, प्लस इधर से आओ B प्लस सी माइनस ए माइनस डी टाइम्स के कैप। देखो तो यहाँ पे कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा है ना, कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है क्या बताओ। कुछ B C A D चारों लेटर्स अलग, यहाँ पे B C A D चारों लेटर्स अलग। तो ये मिल गया मेरे को तीसरा वेक्टर। अब हमने क्या सीखा है कि अगर ये कोप्लेनर हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। तो हमको तो शो करना है ये कोप्लेनर है, दैट मीन्स इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, ये हमको शो करना है। इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, ये अपने को आगे होके शो करना है। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तीनों का 3/3 का डिटर्मिनेंट ही तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, 9 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 एलिमेंट्स का 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है, उसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। इन तीनों का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो जीरो आएगा, ऐसा शो करके बताओ। ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिखते थे आप, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, यही होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बोलो, यही होता है दूसरे तीसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसके आंसर को पहले वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कराओ। इसको निकालने का तरीका होता है 3/3 का डिटर्मिनेंट। बोलो पहली रो में क्या लिखेंगे हमें, अल्फा माइनस डेल्टा, देन अल्फा, देन अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा। नहीं वो नहीं लिखने ना, आई कैप जे कैप के कैप की जगह इस A2 माइनस A1 के लिख, अच्छा इधर मैंने गलत लिख दिया, सबसे पहले तो A2 माइनस A1 के लिखने हैं ना, सबसे पहले आपको A2 माइनस A1 के लिखने हैं, सेकंड रो में आपको इसके लिखने हैं, तीसरे रो में आपको उसके लिखने हैं। देखो इन दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो आई जे के से कराऊंगा, लेकिन उसको फिर मल्टीप्लाई इससे भी तो कराऊंगा, तो सीधे इसी के लिख दूं ना ऊपर आई जे के की जब। ठीक है, किए ना हमने एक्सिक्यूशन। तो A2 माइनस A1 के लिखो सबसे पहले एलिमेंट्स, B माइनस सी माइनस ए प्लस डी, सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा B माइनस ए, तीसरा हो जाएगा B प्लस सी माइनस ए माइनस डी। B1 वैक्टर का क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस डेल्टा, इधर आ जाओ ओनली अल्फा, इधर आ जाओ अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। तीसरे रो में बताओ बीटा माइनस अल्फा, देन फिर व्हाट बीटा, एंड देन फिर व्हाट बीटा प्लस, ये क्या लिखा था अपन ने, अल्फा था ना, बीटा प्लस अल्फा, हाँ मतलब गामा, सॉरी नॉट अल्फा, बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसको इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है और ये जीरो आना चाहिए, मेरे को अंदर से पता है जीरो आना चाहिए, मुझे प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। अब सुनो, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या है वो थोड़ना चाहिए, इसकी वैल्यू तो पता है जीरो है, तो अंदर से पता होना चाहिए जीरो आएगा। तो एक 3/3 के डिटर्मिनेंट को जीरो करने के लिए वाई डोंट वी यूज द प्रॉपर्टीज, जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी रो, दो रोज और या दो कॉलम्स को सेम कर देंगे, या फिर प्रोपोर्शनल कर देंगे, यही होता है प्रॉपर्टीज को यूज करें। तो देखो आप जीरो करने की सेम टू सेम करने की कोशिश करो। तो देखो ध्यान से, आप एक काम करो, कॉलम 1 और कॉलम 3 में कुछ कुछ सिमिलैरिटी मुझे दिख रही है, देखो
है ना, कुछ कुछ कट जाएगा। तो आप कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, कॉलम 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर दूं। कॉलम 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 करें। तो कॉलम 1 के अंदर इन दोनों का सम लिखो। तो जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो क्या क्या कटेगा, माइनस सी से प्लस सी कटेगा और प्लस डी से माइनस डी कटेगा, बचेगा क्या, बी प्लस बी और माइनस ए, तो 2b-2 है, यस और नो, 2b-2 है। ओके, इधर आओ, इन दोनों को ऐड करो। तो माइनस डेल से प्लस डेल गया, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ये माइनस है ना, 2 अल्फा और 2, हाँ 2 अल्फा। अच्छा, 2b-2 डेल में से भी 2 कॉमन ले लो जितना सॉल्व हो सके, तो ट्वाइस ऑफ b-a। देखो कॉलम 2 से मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। आगे आ जाओ, इन दोनों को ऐड करो, ये गया, तो ट्वाइस ऑफ बीटा पूरा ही मैच हो गया, मतलब प्रोपोर्शनल हो गया। बाकियों को चेंज मत करो, ये हो जाएगा b-अल्फा बीटा, उसको भी नो चेंज, b+c-a-d, ये हो जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अब आप देखो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 जो है प्रोपोर्शनल हो, सेम तो नहीं है, या तो सेम होने चाहिए या प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक ठीक है, तो ऐसा होगा तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेट्स से इस डिटरमिनेंट को मैं डेल्टा से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो हेयर हेयर कॉलम 1 इज इज व्हाट, नहीं कॉलम, हाँ कॉलम 1 इज 2 टाइम्स k टाइम्स ऑफ कॉलम 2, वेयर k इक्वल टू 2, वेयर k इक्वल टू नॉन जीरो स्केलर 2, नॉन जीरो स्केलर टाइम्स होना चाहिए वो, ठीक है ना। सो डेल्टा कह दो या फिर वही कह दो सीधे ही, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट b1 क्रॉस b2, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसकी वैल्यू आ गई 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है, ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है, दैट मीन्स वो दोनों लाइंस जो हैं वो कोप्लेनर है, लाइंस L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया। तो अब आप देखो कि कॉन्सेप्ट वाइज ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है, इधर से 2 वेक्टर चुराओ, पॉइंट से पॉइंट करके तीसरा वेक्टर चुराओ, डिटरमिनेंट ही तो बनाना है बस। हाँ, इसलिए मुश्किल जरूर लग सकता है क्योंकि ग्रीक लेटर्स है। अभी मान लो यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर्स दे दूं तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ओके, कोर्स का है, लाइंस का क्वेश्चन है। 2 लाइन बताई मतलब, वो तो टेस्ट के अंदर ना, क्लास में तो किया है, क्लास में किया है, आपका पार्ट एंड पार्सल भी आपके कोर्स का, क्योंकि इसमें को प्लेनर होना, प्लेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, को प्लेनर तो एक वर्ड है बस, है ना, उसको प्रूव करने के लिए अपने को प्लेन का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, लाइंस का कॉन्सेप्ट ही माना जाएगा। हम्म, माइनस प्लस की मिस्टेक कर दीजिए, दिखाओ। b1 b2 निकाल लिया आपने, और a2-a1 गलत निकाल लिया, फिर आगे क्या किया, आगे कुछ ही नहीं किया, 1 नंबर दो बस, क्या है, बस पॉइंट्स ही तो निकालें इसमें से। चलो, मेन पार्ट तो ये सब करना था, कॉन्सेप्ट लगाना था। आ जाओ, प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट दिस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन नहीं कह सकते, मतलब चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो इसको बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रक तरीके से देखो। अगर एक प्लेन जो है एक्स इंटरसेप्ट ये, वाई इंटरसेप्ट ये और जेड इंटरसेप्ट ये बना रहा है, तो प्लेन पाई की आप वो बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b, इधर ध्यान दो अनुष्का, प्लस z/c इक्वल टू 1, ये होती है प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे एबीसी क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट, जो कि तीनों ही मुझे गिवन है। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाती है, x/12, बोलो, y/3, 3 है ना, और z/4 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन का क्या मैं अचार डालूं, मुझे तो ax, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या डिस्टेंस कहीं से भी निकालने के लिए मुझे ax प्लस by प्लस cz चाहिए होता है, मतलब ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d चाहिए होता है। तो यहां से आप a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू निकाल लोगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रही है,
ए की वैल्यू 1/12, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू 1/4 एंड डी की वैल्यू +1। आ गए चारों चीजें। पॉइंट क्या गिवन है? पॉइंट है ओरिजिन, यानी कि 0,0,0। तो फिर x1 y1 z1 क्या हो जाएगा मेरा? x1 y1 और z1 हो जाएगा मेरा ये। अब डिस्टेंस इन इस प्लेन और इस पॉइंट के बीच की दूरी तो चाहिए, तो कैसे निकालते थे? वही फॉर्मूला लगा दूं, d इक्वल टू क्या, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d का मॉडुलस डिवाइडेड बाय √a² b² c² का सम का रूट, यही था। चलो a इंटू x1 करना है, a इंटू x1 यानी कि a तो कुछ भी हो, है ना, 1/12 इंटू 0, 0 ही बनेगा वो तो, हालांकि 1/3 इंटू भी 0, आगे बोलो 1/4 भी इंटू 0 -1 मॉडुलस रूट इन्हीं तीनों का लगेगा, 1/12 का स्क्वायर यानी 1/144, फिर 1/9, फिर 1/16। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये -1 का मॉडुलस 1 डिवाइडेड बाय, इधर इनको जोड़ूंगा तो 144, 9 और 16 का एलसीएम 144 आ जाएगा। ठीक है, अब 144 के हिसाब से इधर 1 ही लगेगा, 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 टाइम्स जाएगा, और 16 से काटेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, इसका रूट भी लगेगा, तो इट्स लाइक 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, आ जाओ। इसके बाद आ जाओ 16, 26 √26 अपॉन 12, 12 को ऊपर ले जाओ तो 12 डिवाइडेड बाय √26 यूनिट्स, तो आंसर हो गया। ठीक है, अब लेट्स फाइंड आउट द शॉर्ट ट्रक मेथड। तो शॉर्ट ट्रक मेथड में हमने सीखा था, अगर तीन इंटरसेप्ट्स गिवन हो और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता करनी हो, मतलब चार चीजें हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। उसको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन को पी ले लिया था, लास्ट क्वेश्चन किया था, पी ले लो या डी ले लो, कुछ भी ले लो, स्मॉल डी ले लो। तो इन चारों में कुछ कनेक्शन है, नोट्स में भी लिखवाया है मैंने, वो कनेक्शन है 1/a² इक्वल टू 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/p², जहाँ पे p डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होती है। तो इस चार चीजों में से तीन चीजें तो गिवन है ना, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है? 12, 3, 4। तो 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, और सी यानी कि 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1/12 मत लिखना, ए की वैल्यू 12 है, क्योंकि इस तरीके से ए बी सी इंटरसेप्ट हैं, समझ गए? वहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखते हैं, लेकिन इस तरीके से ए बी सी क्या है? ओरिजिनल इंटरसेप्ट हैं। ठीक है, 1/a², 1/b² 1/c इक्वल टू 1/p, लास्ट इक्वेशन किया है हमने, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/p²। ठीक है, तो इनको जब आप जोड़ोगे तो यहां से जब आप p निकालोगे तो भी आपका यही निकल के आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक तरीका है, आप सीधे जो इंटरसेप्ट गिवन है वो डालो और चौथी चीज निकाल लो, इक्वेशन को इक्वेट कर। ठीक है, चलें उससे अगला वाला, हाँ बोलो। 12x 3y नहीं, ये तो इंटरसेप्ट हैं, ये तो उसने नॉर्मल वेक्टर बना दिया 12, 3, 4, जबकि 12, 3, 4 नॉर्मल वेक्टर थोड़ी ना है। 12, 3, 4 कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी थोड़ी ना है, 12, 3, 4 तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, इंटरसेप्ट फॉर्म वाले। तो ये तो इक्वेशन ही गलत बना दी, गलत है, रॉन्ग। हाँ जी, इससे अगला वाला अटेम्प्ट किया था किसी ने? हाँ, अटेम्प्ट नहीं किया? इस पूरे टेस्ट पेपर का सबसे सरल क्वेश्चन यही है, ये वाला बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। एक लाइन है जो एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाते ही है, तो आपको इस चीज की वैल्यू चाहिए। तो अगर एक लाइन, लेट्स से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से एक लाइन है लाइक दिस, वो अल्फा बीटा गामा बनाती है, इससे अल्फा बनाती है, इससे बीटा बनाती है, और इसके पैरेलल अगर जेड एक्सिस बनाओ तो इससे क्या बनाती है? गामा बनाती है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताओ, अगर तीन एंगल्स गिवन है, तीन कोऑर्डिनेट एक्स, तो ये इंक्लिनेशन हो जाएंगे। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? डीसीस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? डीसीस। डीसीस कैसे निकालते थे? एलिमेंट से। कैसे निकालते थे? एल। तो एल बराबर कॉस, जो कि एक्स एक्सिस से बना रही है, एम बराबर कॉस, जो कि वाई एक्सिस से बना रही है, यानी बीटा। वैसे भी अल्फा बीटा गामा होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और क्वेश्चन में भी यही गिवन है। और एन इक्वल टू कॉस गामा। अब अपने को पता है, वी नो दैट, एक रिलेशन पता है इनके बीच का, क्या? बस उस रिलेशन से सॉल्व हो जाएगा। वी नो दैट L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यूज है हमारे पास, पुटअप कर दूं, cos² अल्फा, cos² बीटा,
कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये पता चल गया अपने को। अब आप इसको संभाल के रखो, ये तो मुझे पता चला है, लेकिन मुझे कुछ और निकालना है। इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दो, ये काम आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है, उसको इधर लिख दो। हमको चाहिए सर कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा। नया क्वेश्चन हमेशा आसान होता है, याद रखना। नया क्वेश्चन होता है ना फॉर्मेटिव, वो कैलकुलेटिव बहुत आसान होता है। ठीक है, तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा, इसको मेरे को cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसी फॉर्म में गिवन है। तो cos 2 अल्फा को क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, cos 2 बीटा को cos 2 x का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर बीटा -1, और उसको क्या लिख सकते हो आप, 2 cos स्क्वायर गामा -1, 2 cos स्क्वायर गामा -1। यस। अब आपको इस चीज की वैल्यू चाहिए, दैट मीन आपको इस चीज की वैल्यू चाहिए, इस चीज की वैल्यू निकाल लो तो उस चीज की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर, में 2 कॉमन ले लूं, क्या बचता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर, अरे इन तीनों में से 2 कॉमन लिया है, बाकियों में 2 का है, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा। अब उसके अलावा -1 -1 -1 -3 और बच गया। इस चीज की वैल्यू चाहिए, और यहां से इस चीज की वैल्यू तो 1 है, चेक करो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, तो 2 × 1 - 3 सामने लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये वैल्यू कॉपी पेस्ट कर ली, 2 × 1 यानी 2 - 3, आंसर इज माइनस। ठीक है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था, अगर कोई अटेम्प्ट करता तो 3 नंबर मिलते, बहुत ही कम समय में जल्दी से सॉल्व हो जाता, और इतना कॉन्सेप्ट बेस्ड भी नहीं था। हाँ, पर आपको ट्रिग्नोमेट्री तो सॉल्व करनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसको ऐसे और इसको ऐसे लिखा जाता है। ये नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो भगवान मालिक है फिर तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस, ये लो, वो जो मैं ऊपर जिक्र कर रहा था, दो प्लेन से परपेंडिकुलर, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक पॉइंट से तो पास थ्रू हो रहा है, बोलो, एक पॉइंट से तो वो पास थ्रू हो रहा है π1। ठीक है, तो एक पॉइंट से पास थ्रू होता है, तो इक्वेशन कैसे बनाते हो, a × x - x1 प्लस b × y - y1 प्लस c × z - z1 इक्वल टू 0। इस पॉइंट से तो वो पास थ्रू हो रहा है, तो इस पॉइंट को रख दूं मैं x1 y1 z1 की जगह, बोलो, तो रख देते हैं। तो इक्वेशन बन जाती है a × x - 1 प्लस b × y+3, ये है ना, प्लस c × z+2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन चुकी है, बस आपको एबीसी की वैल्यू चाहिए। पर वही तरीका, या तो एबीसी की तीनों की वैल्यू पता चल जाए नॉर्मल वेक्टर से, या फिर तीनों ही एलिमिनेट हो जाए। अब आपको गिवन है कि ये प्लेन इन दो प्लेन से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स, परपेंडिकुलर टू, इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर। तो अब आप वो दो इक्वेशंस बनाओगे एबीसी की, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 बार 0 करोगे। तो π2 की इक्वेशन बताओ क्या गिवन है, बोलो, x + 2y + 2z = 5, और π3 की इक्वेशन क्या गिवन है, बोलो, 3x + 3y + 2z = 8। ठीक है, तो अब आपको जो चीज गिवन है वो ये है कि ये इससे भी परपेंडिकुलर है। नाउ π1 जो है π3 से भी, π2 से भी परपेंडिकुलर है, और π1 जो है π3 से भी परपेंडिकुलर। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों भी परपेंडिकुलर, ये इन दोनों, ये इससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर। पैरेलल होता तो फिर ये दोनों भी पैरेलल प्रूव हो जाते, लेकिन परपेंडिकुलर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अगर π1 π2 से परपेंडिकुलर है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा इसके नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, और ये इससे परपेंडिकुलर, तो इसका नॉर्मल वेक्टर इसके नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वेक्टर है ये, वेक्टर। डन। तो n1 क्या होगा, a b c, n2 क्या होगा, 1 2 2, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। ठीक है ना, यानी कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर की वैल्यू 0, और यहाँ पे n1 वेक्टर डॉट n3 वेक्टर की वैल्यू भी 0। इंप्लाइज लगा के कर देना, इंप्लाइज 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 इंप्लाइज। डन। चलो जी, तो अब डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों का और 0 कर दो। तो n1 तो abc है, a × 1 b × 2 c × 2, क्या बनेगा बताओ, a +2b +2c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। एंड n1 और n3 का प्रोडक्ट करो, यानी a × 3 b × 3 c × 2, तो क्या बनेगा बोलो, 3a +3b +2c इक्वल टू 0। सो ये होगा हमारे दो इक्वेशंस, फाइन।
अब अपने को दो इक्वेशंस गिवन है, तीन होती, अगर ये तीन होती तो एबीसी की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती और उधर पुटअप कर देते हैं, बट तीन नहीं है, हमको हमारे पास दो ही है, तो आपके पास एक ही तरीका है कि ए की या बी की सेम वैल्यू बी या सी में निकालो और उसको उसमें पुटअप करो और एबीसी तीनों को एलिमिनेट ही कर दो। सो लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ये तो मेन इक्वेशन है जो हमको चाहिए, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। किया है किसी ने अटेम्प्ट? तो क्या करें बताओ, किसकी वैल्यू निकालें, क्या चीज मैच कर रही है? देखो टू सी मैच कर रहा है, तो लेट्स फाइंड सी की वैल्यू। तो यहां से सी की वैल्यू बताओ, इम्प्लाइज यहां से सी की वैल्यू बताओ, -a -2b डिवाइडेड बाय 2c है तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहां से भी सी की वैल्यू बताओ, c इक्वल टू बोलो -3a -3b डिवाइडेड बाय 2। तो अब सी की वैल्यू इक्वेट कर दूं, ठीक है ना? ये दोनों है मेरी इक्वेशन 2 और 3, ये नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसको चेंज कर दिया मैंने, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 2 एंड ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 लगा दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट सी की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं, बोलो। तो सी की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, -2b/2, यहाँ से क्या आ रही है, -3a -3b/2। पहली फुर्सत में 2 से 2 काटो, ठीक है, -3 को इधर बुलाओ तो 3 है, 3a -a 2a, -2b उधर जाएगा तो +2b, तो -3b+2b इज -b, बोलो। सो ए की वैल्यू इज -1/2b। ओके, ये ए की वैल्यू आ गई। इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालो या 3 में डालो, सी की वैल्यू भी, मतलब ए की वैल्यू बी की फॉर्म में आ गई, सी की वैल्यू भी बी की फॉर्म में आ जाएगी, तो इक्वेशन 2 में डाल देता हूं मैं इसकी वैल्यू। सो इट्स लाइक सी इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू क्या है, -1/2b, फिर आगे क्या है, -2b डिवाइडेड बाय क्या है 2, इसको सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/2b -2b हो गया, 1/2b -2b क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 - 4 यानी कि -3/2b, राइट, -3/2, और नीचे 2 और है तो -3/4 भी हो जाएगा। तो ये आ गई सी की वैल्यू, ये आ गई ए की वैल्यू, इन दोनों को आप इसमें डालो तो सारी चीज बी में चली जाएगी, हमने जब क्लास में किया तो सारी चीज सी में चली गई थी, अभी बी में चली जाएगी और बी एलिमिनेट हो जाएगा और मेरा इक्वेशन बन के आ जाएगी। करते हैं पुटअप, इधर कर देता हूं। तो ए की वैल्यू बताओ क्या लगाई है आपने, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज ए की वैल्यू है -1/2b, इनटू क्या है x-1, प्लस बी को बी रखना है क्योंकि सबको वैसे हम बी में लेके जा रहे हैं, y+3, प्लस सी की वैल्यू क्या है, -3/4b, और आगे क्या लिखा हुआ है, z+2 = 0। तो बोलो क्या कॉमन लूं, एक तो 3b/4 है, यहाँ पे b/2 है, तो b/4 कॉमन ले लेते हैं सब में से, बोलो। सब में से b/4 कॉमन ले लूं, b/4 कॉमन ले लेते हैं सब में से, इम्प्लाइज, ठीक है। तो आ जाओ, b/4 कॉमन लूंगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा इधर, है ना, और माइनस भी है तो क्या हो जाएगा, -2x, और फिर 2 और मल्टीप्लाई होगा, -2 × -1 +2, डन। आगे बढ़ो, यहाँ पे b/4 कॉमन लोगे तो अंदर 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4y + 12। यहाँ पे b/4 से कॉमन लोगे तो बस सारा का सारा कॉमन आ जाएगा, -3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3z -6 इक्वल टू, ये b/4 यहाँ पे कॉमन लिया, इक्वल टू 0, उधर जाके b/4 एलिमिनेट, बी की वैल्यू खत्म, मतलब बी एलिमिनेट हो गया, ए और सी पहले एलिमिनेट हो गए थे, बी ए से एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, -2x, फाइनल इक्वेशन बन रही है मेरी प्लेन पाई 1 की, +4y -3z, कांस्टेंट टर्म्स देखो, 12 और 2 14, 14 में से 6 गए, +8 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 1। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया? ठीक है, दो इक्वेशंस बना के किसी भी दो को एक तीसरे वेरिएबल में लाके वापस पहली इक्वेशन में डालो तो वेरिएबल खत्म। और पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें पॉसिबल नहीं था क्योंकि इन दोनों में से एक ही इक्वेशन बन रही थी, तो हमने क्या किया, एबीसी की एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की कोशिश करी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका ये वाला पार्ट किया था किसी ने अटेम्प्ट, सबने सेकंड वाला किया है, वो ज्यादा आसान है क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस
एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स दिस। अच्छा जी, एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से बना है, तो तीनों से इसकी इक्वेशन आ जाएगी 3 पॉइंट की मदद से, 3 पॉइंट फॉर्म। उस प्लेन की इक्वेशन बनने के बाद इस पॉइंट से उसकी दूरी चाहिए, दूरी तो हम शायद तीसरी बार निकाल रहे हैं इसी टेस्ट पेपर में, ax1 + by1 + cz1, ठीक है ना। तो पहला काम है कि प्लेन पाए डिटरमाइन कराओ जो कि 3 पॉइंट से गुजरता हो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो कार्टेशियन फॉर्म ही बना देते हैं, क्योंकि फिर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट भी चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट हमको कार्टेशियन फॉर्म में ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो प्लेन पाए की इक्वेशन कैसे बनेगी बताओ, याद है कुछ? 3 पॉइंट्स गिवन हो तो? नहीं है? हम्म। नीचे? आपको याद नहीं है? हम्म। हम्म। कोर्स में ही नहीं है ना? x3 - x1, y3 - y1, z3 - बेटा 5 या 6 महीने रुक जाओ, याद करोगे। क्योंकि क्योंकि अभी आपको एंट्रेंस एग्जाम मुश्किल से, ये बोर्ड एग्जाम्स तो पता है क्या होती है, हवा होती है केवल। ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि वैसे तो चलो हर चीज इंपॉर्टेंट है, आपको कॉलेज में एडमिशन में बोर्ड एग्जाम्स की परसेंटेज स्कोर करेगी, बट हमको पता है कि हम उतने भी नहीं है कि हमारा कहीं एडमिशन ही नहीं हो सके। बिल्कुल, ये परसेंटेज की टेंशन वो करें जिनके बिल्कुल लाले पड़ रहे हो, हमको पता है कि हम उस लेवल पे हैं। तो अब हमको एक्स्ट्रा नॉलेज लेने पे क्या वो करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आपने 12th में परसेंटेज अच्छी बनाओगे मुझे पता है, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट? फिर आप 6 महीने ड्रॉप करोगे, एंट्रेंस की तैयारी करोगे, साल खराब। और अभी अगर हम ये सारी चीजें सीख लें ना, तो ऑन द गो बस आप थोड़ी सी मिनिमल वो बुकलेट्स लाके, एंट्रेंस एग्जाम की बुकलेट्स लाके साथ में करके, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है ही, सी कनेक्टिविटी बैठ जाती है, हैंड टू हैंड आप एंट्रेंस फाइट कर सकते हो। Is equal to 0. So this is the form, this is the way to find the equation of a plane passing through 3 non-collinear points है ये, ठीक है। ओके, अब इक्वेशन बना दो, इसमें पॉइंट्स पुटअप करो, इम्प्लाइज, ये इक्वेशन है, दिस इक्वल टू 0, ये क्या है, एक इक्वेशन है, इसमें पॉइंट्स पुटअप करने पड़ेंगे, ये तो मैंने फॉर्म लिखी है बस, पॉइंट्स भी तो पुटअप करो। तो x1 y1 z1 पहले पॉइंट को मानते हैं हमेशा, तो x-3 y+1 और z-2, तो ऊपर वाली रो ही एक्स वाई जेड में बनेगी, बाकी न्यूमेरिक बनेगी, क्योंकि x2 - x1 करेंगे तो 5 - 3 2, 2 - 1 3, 4 - 2 2, ठीक है। फिर x3 - x1 करेंगे तो -1 - 3 -4, -1 यानी 0, एंड 6 - 2 = 4, इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई जेड में, बना दो, तो बनाओ फटाफट। तो ये गया, ये गया, पहले x-3 लिख देता हूँ मैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये गया, ये गया, 3 4 जा 12, 12 - 0 यानी इंटू 12 ही होगा, ठीक है। प्लस फिर लगाओ y+1 इंटू, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 4 2 जा 8, 8 माइनस माइनस यानी 8 + 8 16, लेकिन माइनस भी तो लगेगा, तो -16 हो जाएगा, बीच वाले में माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। प्लस z-2 देखो किससे मल्टीप्लाई होता है, z-2 किससे मल्टीप्लाई होता है, ये जाएगा, ये जाएगा, तो 0 -12 यानी +12 से, इज इक्वल टू 0, ठीक है। बनाओ, सो 12x -36 -16y -16 +12z -24 इज इक्वल टू 0, अभी भी सॉल्वेबल है। 12x -16y +12z, कॉन्स्टेंट टर्म देखो, 36 और 24 जोड़ दो, चलो 40 और 20 60, -60, -60 +12 -48 इज इक्वल टू, अच्छा 12 नहीं होगा 16 होगा, फिर से आओ, -36 -60 -60 -60 -16, तो -56 हो गया, तीनों ही माइनस है, नहीं -76 हो गया, -76 हो गया, ठीक है, -76, ऐसे और 40 20 60, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो तीनों में से कुछ कॉमन निकाल के इक्वेशन को छोटी कर सकते हैं हम, बोलो क्या कॉमन लूँ, 4 आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 से काटूंगा तो 3x, 4y, 3z और 19, ठीक है ना, 4 19, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये तो बन गई साहब प्लेन, और पॉइंट गिवन, ये निकाल लो डिस्टेंस, तो यहाँ से ए बी सी पता चल जाएगा, या इधर लिख देता हूँ, ये प्लेन की इक्वेशन है, तो यहाँ से ए बी सी पता चल जाएगा, बोलो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 3, बी हो जाएगा हमारा -4, सी हो जाएगा हमारा 3, और डी हो जाएगा हमारा, अच्छा -19 को उधर ले जाऊँ ना,
जिस फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इसको उधर लेके जाना होता है, तो इक्वल टू 19 लिख दो इसको, तो डी हो जाएगा 19। और पॉइंट क्या गिवन है हमको, पॉइंट क्या गिवन है अपने को, 659। इससे आपको डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट पी इज गिवन एज 6 कॉमा, ये है पॉइंट पी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x1 6, y1 5 और z1 9। डन। ओके, ठीक है। सो लेट्स फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डी इक्वल टू, फॉर्मूला तीसरी बार लगा रहे हैं, ax1 by1 cz1 d मॉडुलस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। चलो करो, लगाओ, मल्टीप्लाई करो a इंटू x1। ठीक है, एक वीडियो भी चालू करते हैं। a इंटू x1 यानी कि 3 इंटू 6, ठीक है, फिर -4 इंटू 5, और फिर क्या होगा 3 इंटू 9, यही होगा। तो 3 इंटू 6 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 18, प्लस -4 इंटू 5 इज 4 5 20, और 3 इंटू 9 इज 27, माइनस डी यानी कि -19 का तो मॉड्यूलस ए बी सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, बी का 16 और इसका अगेन 9 का रूट भी करेंगे। सॉल्व करो। तो प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 18, या फिर कैसे भी कर लो, कैसे करोगे बताओ, कर लो। 18 और 27 कितने में, 8 और 7 15, 45, और माइनस माइनस करेंगे तो 39। ठीक है, 45 में से 39 गए तो +6, और +6 का मॉडुलस भी +6, डिवाइडेड बाई इधर 18, 18 और 16, 28 और 6 34, √34। इससे ज्यादा सॉल्व भी नहीं कर सकते, यूनिट्स आंसर। ठीक है, तो बस इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालने तक का काम थोड़ा भारी है, क्योंकि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स गिवन है। उसके बाद तो पॉइंट से दूरी निकालनी है, जो कि तो 2 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, एक तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना तीसरी फॉर्म से, और फिर डिस्टेंस निकालना। हाँ, इसको इसको देखो, अगर उसने कह दिया कि प्लेन इससे डिटरमाइन हो रहा है, हाँ देखना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि मान लो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो प्लेन ही नहीं बनेगा, 3 कोलिनियर पॉइंट से बनता ही नहीं है, तो आप वहीं पे खत्म कर दोगे कि प्लेन ही नहीं है तो दूरी किससे निकालूंगा। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, हालांकि अपन ने चेक नहीं किया। वो कैसे चेक करते हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी बनाओ, और फिर कोलिनियरिटी चेक करो। वेक्टर ए बी कैसे बनाऊंगा मैं, 5 माइन ये बन गए ना, ये वेक्टर ए बी तो है, लेकिन ये वेक्टर ए सी है। बी सी बनाओ, ए सी भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है। ए बी और ए सी बना दिया ना अब आपने, अब आप ये चेक करो, 2/-4, 3/0, 2/4, सेम थोड़ा ना दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो यानी कि ये कोलिनियर नहीं है। अच्छा, एक और चीज, सपोज करो आपने चेक नहीं किया, आपने ऐसे ही लग गए, आप धार पे शुरू हो गए। अब मान लो ये कोलिनियर थे, तो कोलिनियर थे तो इसका रेशियो अगर सेम होगा तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इक्वेशन बनेगी 0 = 0। तो वहीं से पता चल जाएगा कि इक्वेशन ही नहीं बनी, दैट मीन्स प्लेन है ही नहीं, दैट मीन्स वो पॉइंट्स कोलिनियर। तो शुरू करने के बाद भी आप चेक कर सकते हो कि कोलिनियर है, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर दो रोज क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। ये भी क्लास में किया है, सब कुछ ही दे दिया इसने, प्लेन पॉइंट लाइन। याद आ रहा है मुझे, एज इट इज रखा है, क्वेश्चन है जो क्लास में हमने किया है क्या कि नहीं किया है, दे रखा था, देखो, अभी करवाते हैं फिर शायद याद आ जाए आपको। हाँ, देखो चलो मैं फिगर बनाता हूँ उसका। सो देयर इज अ प्लेन गिवन, देयर इज अ प्लेन गिवन, उसके उससे इंटरसेक्शन करवाना है एक लाइन का। दिस इज द प्लेन। प्लेन जब भी डायग्राम में बनाना तो पैरेललोग्राम फॉर्म में बनाना, नॉट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इससे लाइन का इंटरसेक्शन करवा दूं लाइक दिस। ओके, इस पॉइंट पे वो टकरा के निकल रही है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका किसी दूसरे पॉइंट से दूरी चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेट्स से पी, है ना, इस पी की कोई तीसरे पॉइंट क्यू से आपको दूरी चाहिए। तो क्यू के तो सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्लियर कट। जो तीसरा पॉइंट है क्या गिवन है, -1, -5, -10। ओके, और पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, और कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका सब जानते ही हैं, तीसरी बार दूसरी बार निकाल रहे हैं इस टेस्ट पेपर में भी। ठीक है, प्लेन पाई की इक्वेशन बताओ, प्लेन पाई की इक्वेशन बोलो, बोलो।
अच्छा, प्लेन की भी इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो वेक्टर फॉर्म में भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लाइन एल की इक्वेशन बोलो, लाइन एल की इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, लाइन एल की इक्वेशन बोलो, लंबी चौड़ी है। लाइन एल की इक्वेशन है, बोलो, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप ए प्लस लैम्डा बी के टाइम्स में के टाइप फॉर्म में है, लैम्डा इक्वल टू, अच्छा आर तो लिखा ही नहीं है, आर इक्वल टू लिखना पड़ेगा, आर इक्वल टू, हाँ, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस टू के कैप, डन। और अपने को फाइनली ये दूरी निकालनी है पी से लेके क्यू। तो पी से लेके क्यू की दूरी तभी निकल सकती है जब पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हो। तो क्यू के तो पता है हमको, पी के पता करने हैं। तो जो हाल फिलहाल पी के नहीं पता है हमको, उसको अपन वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में है तो पी के कोऑर्डिनेट्स आर वेक्टर से पता चलेंगे। तो आर वेक्टर पता चल जाए तो पी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं तो x1 y1 z1 रख देते हैं, समझ गए। अब कैसे अपन इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। दोनों में कॉमन चीज है वेक्टर आर, दोनों में कॉमन चीज क्या है, वेक्टर। अब वेक्टर आर की वैल्यू या तो यहाँ से यहाँ डालनी है या वहां से, वहां से यहाँ डाल ही नहीं सकते क्योंकि वहां से वेक्टर आर एलिमिनेट ही नहीं हो सकता, है ना, आइसोलेट नहीं हो सकता कि इसको उधर कहीं डिवाइड करा दूं। लेकिन यहाँ तो क्लियर कट गिवन है, तो ये आर वेक्टर की ये वैल्यू उधर पुटअप कर दो, डॉट प्रोडक्ट बराबर 5 कर दो, तो वहां से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर सॉल्व हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो। किन दोनों को इक्वेशन इक्वेट कब करते हैं, जब कोई कॉमन वैल्यू मिलती है। जैसे अभी अपने पास एबीसी में दो वैल्यूज थी, तो अपन ने सी और सी की कॉमन वैल्यू निकाल के फिर इक्वेट किया। तो कॉमन वैल्यू मिलेगी तभी तो एलएचएस बराबर एलएचएस होगा, तो ये तो आरएचएस बराबर आरएचएस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलएचएस है आर वेक्टर, यहाँ पे एलएचएस है ये पूरा तामझाम, इक्वेट हुआ क्या, बराबर है क्या, नहीं है। यहाँ पे आरएचएस है ये इतना लंबा चौड़ा तामझाम, वहां पे आरएचएस है 5, हुआ क्या इक्वेट। तो एलएचएस बराबर एलएचएस, आरएचएस बराबर आरएचएस नहीं है, तो फिर एलिमिनेशन नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक की वैल्यू उधर पुटअप कर देते हैं। सो व्हाट वी विल डू कि वेक्टर आर की ये जो तामझाम है इसको उठा के वहां डाल देंगे, और उसका फिर इससे डॉट प्रोडक्ट 5 कर देंगे, तो वहां से वेक्टर आ जाएगा। समझ गया अभी तो। सो ये लेट्स से इक्वेशन 1 है, एंड ये लेट्स से इक्वेशन 2 है। तो क्या लिखना हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, वी गेट। कर दें पुटअप सीधे, तो इक्वेशन 1 कुछ ऐसी दिखाई देगी। पुटअप करने के बाद आर वेक्टर की जगह ये तामझाम, टू आई कैप माइनस का जे कैप प्लस टू के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स थ्री आई कैप, आगे प्लस फोर जे कैप प्लस आगे टू के कैप। ये तो है वेक्टर आर, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, ये तो है वेक्टर आर। इस वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट करना है अगले वाले वेक्टर से, क्या है वो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर 5। तो ये बनी है मेरी इक्वेशन फर्स्ट, कन्वर्ट करने आर वेक्टर की वैल्यू रखने के बाद। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या करना है आपको, जीरो। तो पहले तो इस वेक्टर को अंदर से अंदर सॉल्व करो, तो अंदर से अंदर सॉल्व करोगे तो टू प्लस थ्री लैम्डा टाइम्स आई कैप, आगे बढ़ो, प्लस माइनस वन प्लस फोर लैम्डा टाइम्स जे कैप, आगे बढ़ो, तो टू प्लस टू लैम्डा टाइम्स के कैप, डन। इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है अगले वेक्टर से, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 5। अब डॉट प्रोडक्ट करा दें, आई से आई, जे से जे, कैसे, के। तो टू प्लस थ्री लैम्डा इंटू वन, यही करूंगा, प्लस फिर माइनस वन इंटू फोर लैम्डा इंटू माइनस वन, कहाँ पे, अच्छा प्लस इंटू लगा दिया, ओके, माइनस वन प्लस फोर लैम्डा इंटू माइनस वन, प्लस इधर आओ टू प्लस टू लैम्डा इंटू वन इक्वल टू 5, करो मल्टीप्लाई। सो वन से करेंगे तो वही आएगा, माइनस वन से करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वन माइनस फोर लैम्डा, और वन से करेंगे तो अगेन वही आएगा, टू प्लस टू लैम्डा इक्वल टू 5। लैम्डा जीरो आएगा शायद यहाँ से, मेरे को याद आ रहा है। चलो आओ, थ्री लैम्डा प्लस टू लैम्डा, फाइव लैम्डा, फाइव लैम्डा माइनस फोर लैम्डा,
ओनली लैम्डा। ओके, 2 + 1 3 + 2 5, 5 - 5 0। ठीक है, अब ये लैम्डा की वैल्यू मेरे को ऐसी जगह पुटअप करनी है जहां से वेक्टर आर मिले, क्योंकि वेक्टर आर ही मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो मैं कहाँ पुटअप करूं, जहां लैम्डा होगा वहीं पुटअप करूंगा, तो उसमें तो कहीं लैम्डा है ही नहीं, यहाँ पर है। और सब्सटीट्यूशन का रूल भी ये कहता है कि एक बार आपने उधर सब्सटीट्यूट किया है तो दोबारा आपको इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। दोबारा अगर ये लैम्डा की वैल्यू 0 उधर सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें, इसमें तो लैम्डा है ही नहीं पहली बात, और अगर होता भी सही तो सब्सटीट्यूट कर देते तो 0 = 0 की इक्वेशन बन जाती। ठीक है, सो इक्वेशन 2 में मैं रख दूंगा लैम्डा की वैल्यू 0, तो वहां से वेक्टर आर मिल जाएगा। पुटिंग लैम्डा = 0 इन इक्वेशन 2, तो आर इक्वल टू क्या बोलेगा बताओ, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप, और फिर प्लस 0 × कुछ भी करेंगे कट जाएगा, 2 स्टेप में कर देना, कुल मिला के वेक्टर आर ही आ गया। यही मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। हाँ, आंसर नहीं है लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो मिल गया। ठीक है, दिस इज माय इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालनी है तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, और अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट्स लिखें तो आपको देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो कार्टेशियन फॉर्म में ही आता है, तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पी आर, क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, 2, -1, 2। ठीक है, क्योंकि अगर आपको केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा होता तो आप छोड़ दे, लेकिन डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस तो कार्टेशियन फॉर्मूला से ही आती है ना आपको। तो क्या लिख दूंगा मैं इसके कोऑर्डिनेट्स, 2, -1, 2। अब लगा दूं डिस्टेंस फॉर्मूला, शायद इस टेस्ट पेपर में दूसरी बार लग रहा है। नाउ डिस्टेंस पी क्यू, पता है क्या होता है, x2 - x1, y2 - y1, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर करो, माइनस करके स्क्वायर करो, तो -1 -2 यानी -3 का स्क्वायर यानी 9 कर दूं सीधे ही, देन -5 माइनस माइनस में -4 का स्क्वायर यानी 16, और -10 -2 यानी -10 -12 144, कितना हुआ ये, 169, √169, दैट मीन्स 13 यूनिट है इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज वेरी इजी, बस आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लॉजिक्स पता होने चाहिए, इक्वेशन से इक्वेशन भिड़ानी है, कॉमन चीजें सोच के, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सब सोच सोच के। ठीक है, चलें एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आधा पेपर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पांचवे का सेकंड पार्ट देखो, 10 क्वेश्चन है टोटल, आधा पेपर हो जाएगा यहाँ पे। इसमें आपने कौन सा अटेम्प्ट किया, ये वाला या ये वाला, वो यही वाला किया, सेकंड नहीं किया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, अरे ये तो बहुत सरल है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना पड़ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ रहा है, और उससे इसकी दूरी पता करनी पड़ रही है। इसमें तो केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पर हाँ हाँ वही सेम ही तो है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो बस फर्क ये है कि प्लेन उसमें भी गिवन है, प्लेन इसमें भी गिवन है। उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन एज इट इज गिवन है, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो बनानी है, तो 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना कोई बड़ी बात है, और उल्टा नीचे वाला कार्टेशियन फॉर्म में था। तो एनीवेज वैसे थोड़ा सा कम काम है देखा जाए तो, क्वेश्चन नंबर 5 में वो डिस्टेंस निकालना नहीं है बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्लेन लिख देता हूं मैं, है ना, प्लेन की इक्वेशन लिख दूं, पाए क्या है, 3x + 2y + z = 6। तो अब की बार कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो कार्टेशियन फॉर्म में ही चलने दें। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन, और लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लाइन एल। वो कैसे बनाते हैं, 2 पॉइंट्स गिवन हो तो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, 2 पॉइंट्स गिवन हो तो कैसे बनाते हैं, बोलो। 2 पॉइंट गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो तो कहती है मेरे प्लेन पार्ट में कोर्स में नहीं, आप थोड़ा ना कह सकते हैं कि लाइन मेरे कोर्स में नहीं है। हाँ, या मैं तो प्लेन ही प्लेन पढ़ूंगी, लाइन को मैं क्यों पढ़ूं। 2 पॉइंट गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन बनाने का तरीका, 2 पॉइंट फॉर्म, अब टेल मी इन कार्टेशियन फॉर्म, बिकॉज प्लेन की इक्वेशन में कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है। नाउ आई विल नॉट प्रोसीड, आप दोनों में से ही कोई बताएगा तभी प्रोसीड करेंगे, नहीं तो बैठे रहो। इसको कार्टेशियन फॉर्म में बोल दो, लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में नहीं आती क्या।
समथिंग बाय समथिंग समथिंग बाय समथिंग समथिंग बाय समथिंग बराबर लैम्डा, यही तो है लाइन की इक्वेशन 3D में। अब आपको 2 पॉइंट गिवन है तो वो समथिंग बाय समथिंग वाले पार्ट्स कैसे बनेंगे 2 पॉइंट से? हम्म। लाइन की इक्वेशन बनानी नहीं आती? अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म? आप जो बता रहे हो इन वेक्टर फॉर्म बता रहे हो, तो आप ये कह रहे हो सर वेक्टर फॉर्म में बनाओ फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट करो। बट मैं कह रहा हूँ सीधे कार्टेशियन फॉर्म के तरीके भी तो सीखे हमने, दो दो डबल डबल मेहनत क्यों करेंगे? पहले कार्टेशियन पॉइंट्स को वेक्टर में कन्वर्ट करो, फिर वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन बनाओ, फिर उसको वापस कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन में कन्वर्ट करो। इससे अच्छा है पॉइंट्स में को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जब गिवन होते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म है, और वेक्टर गिवन होता है तो वेक्टर फॉर्म है। तो जब मुझे डिटेल कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन क्यों नहीं बना सकता मैं किसी लाइन की? वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, वो तो 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी है। हम्म। हद ही हो गई मतलब, ये तो पनिशमेंट देने का मन भी कर रहा है, अब पनिशमेंट मिलेगी आज आपको। नहीं आया याद? कहाँ बोली नहीं, वो तो चुप रही। x2 - x1 का होल स्क्वायर बोल रही हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला बता रही है। स्क्वायर बोलने से मतलब नहीं ना, वो चीज कहाँ है? x2 - x1 का होल स्क्वायर इसमें कहाँ आ रहा है होल स्क्वायर? वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला बता रही है। यानी कि दुनिया की कोई भी चीज जिसमें x2 - x1 आ रहा है वो इसकी इक्वेशन से कनेक्ट होगी क्या? z2 - z1 इक्वल टू लैम्डा। अब ये तो कोर्स में है। फिर क्यों हो रहा है ऐसे? ज्यादा पतंग उड़ा ली दोनों ने? हम्म। छुट्टी के बाद बदले बदले से दिखाई दे रहे हो। थोड़ी सा फोकस टूट गया ऐसा लग रहा है, ब्रेक हो गया वो चेन। x - x1, x - x1 y1 z1 तो ये ले लेते हैं पहला पॉइंट। तो x - 1 y - 1 z - 2, और फिर x2 - x1 करो। तो 3 - 1 2, सीधे लिख देता हूँ। आगे बोलो -2 - 1 -3, आगे बढ़ो 1 - 2 - 1। और बेटा जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन टेस्ट देकर आप जब घर जाते हैं तो हमेशा क्वेश्चंस को देखा करें, भाई क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है। अब हमेशा टीचर पे डिपेंड नहीं कर सकते कि टीचर तो सॉल्व करवाई देंगे सुबह को, छोड़ देते हैं अभी। ठीक है। फिर जो लोग हमेशा टीचर पे रिलाय करते हैं उनको एग्जाम में उस टीचर की बड़ी याद आती है, वो वहाँ आ नहीं सकते। तो रिलाय अल्टीमेटली आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो खुद सॉल्व करके करेंगे तभी वो हुनर आएगा हमारे अंदर। कोई भी चीज को प्रैक्टिस करने से आती है। इट्स लाइक कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं अपन तो प्रैक्टिस करने से आ रहा है ना वो हुनर। बैट्समैन को बैटिंग करना प्रैक्टिस से आ रहा है, टेनिस प्लेयर को वो रैकेट चलाना प्रैक्टिस से आ रहा है। तो ये भी एक गेम ही तो चल रहा है। इसको हम करेंगे तो हमारे अंदर वो हुनर डेवलप होगा। अल्टीमेटली हमारा हुनर ही हमको काम आएगा, ना हमारे टीचर का हुनर हमको काम आएगा, ना हमारे मम्मी पापा का हुनर हमको काम। ठीक है। आ जाओ। तो ये बन गई लाइन, ये बन गया प्लेन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। कार्टेशियन फॉर्म में उल्टा आसान होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाल फिलहाल के लिए x1 y1 z1 मान लो। दोनों ये पॉइंट दोनों पे लाया करेगा, तो दोनों में पुटअप कर दो। इसमें पुटअप करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 3x1 2y1 एंड z1 = 6। उसमें पुटअप करेंगे तो इक्वेशन में इसी के आगे लगा देता हूँ अल्फलाल में x1 y1 z1। तो यहां से x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बताओ, 2 लैम्डा + 1। ओके। y1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बताओ, -3 लैम्डा + 1। एंड फिर z1 की वैल्यू बताओ, -लैम्डा + 2। ओके। इसको पुटअप कर दो ऊपर, लैम्डा सॉल्व, इसको पुटअप कर दो एज इट इज वहां पे। ठीक है। तो वी विल गेट व्हाट, 3 × x1 क्या है 2 लैम्डा + 1, प्लस 2 × y1 क्या है -3 लैम्डा + 1, प्लस z1 क्या है -लैम्डा + 2 = 6। सो 6 लैम्डा + 3 -6 लैम्डा + 2, और फिर ये तो केवल z1 था, तो -लैम्डा + 2 = 6।
ये तो गया, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू 3 + 2 कितना हुआ 5, 5 + 2 7, तो 6 - 7 यानी कि -1, सो लैम्डा इक्वल टू 1। सो लैम्डा इक्वल टू 1 को फिर से यहाँ पे पुटअप करो, यू विल गेट योर x1 y1 z1 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 2 × 1 + 1, 2 × 1 + 1, यहाँ पे हो जाता है ये -3 × 1 + 1, यहाँ पे हो जाता है -1 + 2। सो ये क्या लिखा मैंने 2 × 1 + 1, अच्छा 3 - 2 + 1। सो दिस आर द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि हमने माना था x1, y1, z1, और वो आ चुका है 3, -2, फाइनल आंसर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और प्लेन निकालने का, इससे इस पांचवें क्वेश्चन में हमको लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन निकालना है, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। फर्स्ट पार्ट में हमने वेक्टर फॉर्म से निकाला, सेकंड पार्ट में हमने कार्टेशियन फॉर्म से निकाला। कौन सा आसान है तरीका, वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म? ये दोनों इक्वल ही हैं क्या? डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी, सोचना आसान है वहां पे, है ना, लेकिन वेक्टर फॉर्म हमेशा लिखनी करनी थोड़ी हेक्टिक रहती है ना। यहाँ पे थोड़ा सोचना मुश्किल है कि करें क्या, स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। तो कुल मिला के इंटरसेक्शन में तो आप ये मान के चलना कि दोनों इक्वेशन की भिड़ंत करानी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। अब वो भिड़ंत किस फॉर्म में होगी, कैसे होगी, वो सोचना पड़ेगा। तरीके दो ही होते हैं, ले दे के सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन, या तो इक्वेट कर दो या इधर से उधर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, एनीवेज तो 5 क्वेश्चन हमने किए, बचे हुए 5 हम कल करेंगे। अब आज का होमवर्क लिखो आप, 5 क्वेश्चंस नहीं है 10 ही है। ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में करने हैं आज, फिर से अपने आप से। ओके, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, इन योर फेयर नोटबुक, जहाँ पे 3D चैप्टर खत्म किया है आपने उसी के आगे। एग्जाम कौन से चल रहे हैं अभी? स्कूल के आ ही गए तो कब से हैं? 19, अच्छा 19 जनवरी। आज क्या है 16। तो बेटा इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, 1 घंटे में कर लोगे आज आप। क्या? हाँ तो 1 घंटे में नहीं होंगे 10 क्वेश्चन? नहीं नहीं, ये 5 तक, ये 5 तक आधा पेपर, नॉट पूरा पेपर, आधा पेपर जो अभी हमने सॉल्व किया है इसी को ही आज ही तो सॉल्व किया है। आज के आज ही करोगे तो अब तो स्पीड बनी रहेगी मेरे हिसाब से, 1 घंटे से पहले कर लोगे स्पीड से करोगे तो। ठीक है, फिर कल आधा पेपर सॉल्व करेंगे, अगर उसमें भी दोनों की यही हालत हुई तो फिर कल वापस ये पनिशमेंट मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि कल की क्या परफॉर्मेंस रहती है आपकी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। अगेन आई एम सेइंग ये टेस्ट पेपर ढंग से पढ़ लो, आपको पूरा चैप्टर यहाँ से रिवाइज हो जाता है।